नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। गुरुग्राम से मैं रवीश रंजन शुक्ला और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सबसे पहले बात बारिश के कहर की। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की अगर बात करें तो बारिश के वजह से ये सिटी पानी पानी हो गई है। 2 दिनों से चल रही बारिश के चलते ट्रैफिक जाम लगा और उसके वजह से तमाम सारे लोगों ने अपनी कार सड़क के किनारे छोड़कर वो पैदल अपने घर में चले गए। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार दोपहर बाद से ही गुरुग्राम आने जाने लायक नहीं बचा। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरने से कई गाड़ियां खराब हो गईं और लोग सड़कों पर भरे पानी के बीच पैदल जाते दिखे। शुक्रवार को सुबह से ही बारिश होती रही। नरसिंहपुर जैसे इलाके में जलभराव के चलते कई लोग अपनी लाखों की गाड़ियों को इस तरह सड़कों पर छोड़कर पैदल अपने घर चले गए। कल यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ था। ये आप देखिए, लाखों रुपए की जो गाड़ी है वो कल रात को कोई छोड़कर चला गया, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो इस पानी में, इस जलभराव में फंस गई थी। और आप देखिए कि अभी तक इसका कोई मालिक नहीं आया है कि आखिर ये गाड़ी जो है वो किसकी है। अभी नेशनल हाईवे की तरफ से जो है वो क्रेन मंगवाई गई है। ये आप देखिए पीछे क्रेन खड़ी हुई है, तो इस क्रेन के ज़रिए इसको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हट नहीं पाई। बारिश की वजह से गुरुग्राम प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिए और कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की हिदायत दे दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बारिश से पहले नालों की सफाई से लेकर वाटर हार्वेस्टिंग पर लगाए गए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहते रहेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। बाहर रोड से लाके यहाँ पानी गिरा गया है। मैंने उन्हें बोला भी है कि आप क्यों गिर के जा रहे हैं, कि वहाँ से कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमें वहाँ से बोला गया है निकल जाएगा। ये मैंने उनको बोला भी है, मैं कहा आप क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर, बिना सुन के वो सीधा चले गए हैं। ये पाइप लगे हुए हैं, फीवर के लिए है। 3 महीने से पाइप काम चल रहा है, कुछ नहीं। 3 साढ़े 3 में सब पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। 3 महीने से काम चल रहा है, पक्का 3 महीने से 100%। 3 नहीं होगा तो 2 तो होगा ही होगा। जून से लगा है आप फिर भी कम मान के चलो, कोई नहीं होता ना सर। ये तो सीवर के पानी है सारे। ये सारे सीवर के पानी है उफान पे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे इस्लामपुर और नरसिंहपुर जैसे इलाके ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 5 के हालात देखने के लिए हम उस ओर बढ़े। यहाँ जल जमाव के चलते सड़कें धंस गईं और ये पूरा इलाका टापू की तरह नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बीते 24 घंटे अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। यहाँ बारिश के चलते बिजली भी कई घरों की गुल रही। घर में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, पीने का पानी है वो टाइम से नहीं आ रहा, पानी की सप्लाई है वो टाइम से नहीं आ पा रही है। और गली में जो हाल अभी देख रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वो इस कंडीशन में कैसे जाएगा। कार से कि हम पैदल भी नहीं आ सकते। कल अपने बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं, वो गिरते गिरते बच्चे हैं बिल्कुल, उनके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। बस हमें ही पता है, ना हम उनको कहीं लेके जा सकते हैं ना कहीं हम बाहर से आ सकते हैं। दूध लाने के लिए जब मैं सुबह गया तो बड़ी मुश्किल से मैं दूध लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए दूध लाना जरूरी होता है। गुरुग्राम ही नहीं, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के भी तमाम इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक जाम में लोग घंटों परेशान रहे और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। एक अच्छी बारिश ने मिलेनियम सिटी के चमकदार इमारतें और शानदार सड़कों की पोल खोल कर रख दी। बारिश के बाद लोग परेशान होते हैं और प्रशासन हर बार अच्छी व्यवस्था देने का वायदा करती है, लेकिन हर बार अच्छी बारिश यहाँ के बाशिंदों के लिए जी का जंजाल साबित होती है। गुरुग्राम से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अब तक बारिश की वजह से गिरे मकानों में दबकर 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि फसलों को, खासकर गन्ने और धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चार दिनों से हो रही बारिश यूपी में किसानों के लिए काल बनकर गिरी है।
ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा और बुलंदशहर की हैं, जहां गन्ने और धान के खेतों में पानी भर गया। बुलंदशहर के खेतों के अंदर कई फुट पानी भर गया। पहले मॉनसून में कम बारिश हुई और अब बिन मौसम बरसात ने किसानों की रीढ़ तोड़ दी है। नुकसान ये बिन मौसम बरसात हुई है, सब धान पका हुआ खड़ा था, सब जमीन पे लेट चुका है। इसकी वजह और खेतों में 3-3 साढ़े 3 फीट पानी है। अब किसान तो चौपट अब तक पार करा, कर्ज लेके तो पार कराया था इस फसल को, और अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये किसान कहाँ जाएगा? अब तो ये सरकार से ही कुछ आशा रखेगा, सरकार कुछ मदद कर दे। अब किसान के पास कुछ नहीं बचा है। इस गांव कुमरपुर के इस एरिए में 90% नुकसान है। देखिए अब क्या करें, ये सारा पानी में डूबा पड़ा है और कर्ज ले करके ये हमने डीजल फूंक के ये जो फसल पैदा की थी और ये डूब गई। 3.5 फीट पानी है, 4 फीट कहीं 4 फीट कहीं 3.5 फीट। तो हम लोग जो है का बिल्कुल खाने और पहनने को और मोहताज हो चुके हैं। अब हम तो ये कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार ही कुछ मदद करेगी। बुलंदशहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर हरदोई में भी यही हाल है। बारिश की वजह से तैयार खड़े गन्ने के खेतों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में मकान गिर गए। इस वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इटावा में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। बारिश की वजह से फिरोजाबाद की पार्किंग में पानी भर जाने से लगभग 107 गाड़ियां डूब गईं, जिनमें से कुछ गाड़ियां अब कभी स्टार्ट नहीं होंगी। करोड़ों का नुकसान हुआ है। बारिश ने पूरे यूपी के नगर निगमों की कलई खोल दी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, गाड़ियां रेंगती रहीं, लोग परेशान होते रहे। यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा में तो जिलाधिकारी का ही दफ्तर झील बन गया। यूपी में पिछले 24 घंटों में 393% ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 7 दिनों में 192% अधिक बारिश हुई है। लेकिन मॉनसून में यानी जुलाई और अगस्त में कम बारिश हुई, जिस वजह से पूरे यूपी में अब भी औसत 33% बारिश कम हुई है। सोचिए यूपी में कुछ दिन तेज बारिश क्या हुई कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई। जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जैसे कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इन शहरों में कई सड़कों पर घुटनों तक पानी है। कई घंटों का ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां खराब हो गई सड़क पर गड्ढों में फंस के। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी, अधिकारी तो छोड़ दीजिए, किसी बाबू पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों की तो चुनाव में चर्चा ही नहीं होती। बुलंदशहर में समीर, मथुरा में सौरभ गौतम, हरदोई में आसिफ के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 से 6 अक्टूबर तक उद्धव ठाकरे गुट शिवाजी पार्क का इस्तेमाल दशहरा रैली के लिए कर सकता है। वहीं शिंदे गुट को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरे समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और अगर ये पाया जाता है कि याचिकाकर्ता किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये भविष्य में उनकी अनुमति को प्रभावित करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आज के फैसले से ये साफ हो गया है कि अब शिवाजी पार्क में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ही दशहरा रैली होगी। दिन भर चली सुनवाई में अदालत ने फैसला दिया और ये कहा कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के लिए मैदान शिवसेना को दिया जाएगा और जो कार्यक्रम होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसमें देखा जाएगा अगर कहीं आयोजकों की तरफ से कुछ गड़बड़ी पाई गई तो इसका असर जो है अगली बार के कार्यक्रम देने पर होगा। इसीलिए दोनों की जिम्मेदारी है, पुलिस की और शिवसेना की, कि कार्यक्रम सुचारू रूप से और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए हो। पिछले 2 महीने से जो लगातार चले आ रहा था, एक सवाल पैदा हुआ था कि
इस बार दशहरा रैली शिवाजी पार्क में किसकी होगी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की गुट की होगी या नहीं होगी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ही रैली होगी। और यहाँ पर अदालत में जिन्होंने आर्जी डाली थी, अनिल देसाई और शिवसेना के नेता अनिल परब यहाँ पर बाहर आए। उन्होंने साफ कहा कि एक परंपरा रही है 1966 से लगातार शिवसेना, पहले बाला साहब ठाकरे, उसके बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित कर रहे हैं और वो खंडित अभी तक नहीं हुई थी। सिर्फ कोरोना की वजह से 2 साल वहां पर रैली नहीं हुई थी। अब अदालत ने उस परंपरा को कहीं न कहीं पुष्टि की है और आगे भी हमें वहां पर दशहरा रैली करने की इजाजत दी है। तो बड़ी संख्या में शिवसैनिक अब वहां पर आएंगे और उद्धव ठाकरे ही वहां पर दशहरा रैली करेंगे और शिवसैनिकों को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ से माना जाए तो शिवसेना की, जो कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पहले उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, उसके बाद से बहुत से नेता वहां चले गए और अब दशहरा रैली पर भी कहीं न कहीं वो अपना दावा ठोक रहे थे। उस लिहाज से देखा जाए तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है, ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट पे लंबित है। लेकिन एक परसेप्शन की बात की जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी जीत हुई है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण भाई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में अपनी भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि वो जल्द नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कब करेंगे ये अभी तय करेंगे। इसके अलावा G23 के नेता रहे पृथ्वीराज चौहान, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस के नेता भी, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब G23 की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव करने के लिए फैसला ले लिया। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ये स्पष्ट कर दिया कि इस बार एक गैर गांधी ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। ये मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। उधर NDTV से बात करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और G23 गुट से जुड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, G23 का काम खत्म हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जनतांत्रिक तरीके से नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की उनकी मांग मान ली है। शशि थरूर, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। G23 गुट के भी कुछ नेता चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। मनीष तिवारी के नाम की चर्चा है। देखिए, G23 ये नाम आप लोगों ने दिया था, हमने गोपनीय पत्र 23 जो लिखा था, जो प्रकट हो गया, उसके बाद ने आपने मेहरबानी की उसको एक लेबल लगा दिया। उसका काम मैं समझता हूँ हो गया, खत्म हो गया। हमारा आग्रह था कि चुनावी प्रक्रिया से आप अध्यक्ष बने और पूरे समय बने। अगर आप पर्चा भर के अगर अध्यक्ष होते हो तो आप ये नहीं कह सकें कि मैं नहीं मिलूंगा किसी को, फिर आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मिलना जुलना होना चाहिए, लोगों राज्यों से बड़े पैसे खर्च करके लोग आते हैं, कोई मिलता नहीं, वो ना हो। ये बात, जो दोनों बातें सोनिया जी ने स्वीकार की है। उधर शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकें करती रहीं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अशोक गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर उठ रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, सचिन पायलट को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सचिन पायलट बहुत ही होनहार नेता हैं और 2018 में जब उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तभी सरकार बनी। तो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी थे और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल थे। वहाँ दोनों को चीफ मिनिस्टर बनाया, सचिन जी को नहीं बनाया था। तो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ये राजस्थान की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं।
और लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस के विधायक करेंगे। ये तय है लेकिन आचार्य जी की अशोक गहलोत को इस्तीफा देना होगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। धीरे धीरे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बड़ी तस्वीर साफ होकर सामने आ रही है। 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब 26 साल बाद एक बार फिर एक गैर गांधी कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पीसीएम का पोस्टर चिपकाने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्यों पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। गुड़गांव से मेरे सहयोगी रवि रंजन बने हुए हैं और मैं दिल्ली से आपके साथ। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के कुछ नेताओं को, जिसमें वहां के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, विधायक प्रियंक खड़गे और कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पे सीएम के पोस्टर लगा रहे थे। ये पे सीएम का पोस्टर क्या है और ये पोस्टर क्यों लगा रहे थे, इसकी जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट देखिए। बीके हरिप्रसाद, देखिए यहाँ पे जैसा कि कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस के विधायक और एमएलसी ये पोस्टर लगाएंगे, अगर सरकार में हिम्मत है तो वो गिरफ्तार करके दिखाए। तो यहाँ पर बीके हरिप्रसाद और इनसे पहले जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं, उनसे पहले प्रियंक खड़गे ने भी यहीं पर पोस्टर लगाया और उसके बाद पुलिस ने फौरन यहाँ से पोस्टर को हटा दिया। देखिए काफ़ी बंदोबस्त यहाँ किया गया है पुलिस का, ताकि पोस्टर इस तरह से दीवारों पर न लगे। पे सीएम उस पोस्टर पे लिखा हुआ है और सबसे पहले जब पोस्टर लगाया गया था उसके बाद जैसा कि कांग्रेस का ये कहना है कि जिन लोगों पे आरोप लगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है, उन कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के खिलाफ हो रही है जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं। ऐसी सूरत में काफ़ी भारी बंदोबस्त किया गया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि कोई पोस्टर न लगाए। इसके बावजूद प्रियंक खड़गे, देखिए एक पोस्टर यहाँ भी है और जहाँ पर भी पोस्टर लगाया जा रहा है वहाँ से फ़ौरन उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये गम है और यहाँ पर रेस कोर्स रोड पे देखिए कितनी व्यवस्था, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। पोस्टर्स हैं, पुलिस पोस्टर विधायकों को, एमएलसीज को लगाने नहीं दे रही है। लगातार कोशिश हो रही है पोस्टर लगाने की, लेकिन पुलिस, एक तरफ पुलिस की कोशिश होती है उन्हें रोकने की, दूसरी तरफ कोशिश चल रही होती है पोस्टर लगाने की। डीके शिव कुमार ने पोस्टर और सुरजेवाला दोनों ने पोस्टर वहां पे लगाया। देखिए यहाँ पे डीके शिव कुमार और सुरजेवाला दोनों मौजूद है और यहाँ पर पोस्टर लगाने के बाद अब ये लोग, इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, देखिए किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पोस्टर्स हम लगाएंगे, जब तक 40% घूस लेते हैं तब तक पोस्टर अभियान चलेगा कर्नाटक में। ये पुलिस राज नहीं चलेगा कर्नाटक में, लोगों का बीजेपी का तानाशाही नहीं चलेगा। जब तक 40% घूस खाएगा तब तक ये पोस्टर अभियान चलेगा, कोई पुलिस रोक नहीं सकता है, देखा जाए। तो ये पोस्टर है सभी बीजेपी के, बीके हरिप्रसाद बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके साथ साथ जितने भी नेता हैं। देखिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे पोस्टर लगा रहे हैं, सरकार की बस है ये, और इस बस पे सर ये पोस्टर चलता रहेगा। हाँ, पूरे राज्य में चलेगा अभी इसका, क्योंकि एक QR कोड से सरकार हिल रही है, उनका रेड कार्ड अभी जनता के पास जाएगा अभी। तो ये थे प्रियंक खड़गे, जिनका यह कहना है कि इसी तरह से पोस्टर अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आसाम के जोरहट में वन विभाग ने एक कुएं में गिरे 2 हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना गुरुवार की है, जब एक हाथी और उसका बच्चा कुएं में जा फंसे। सूचना मिलने के बाद
वन विभाग के अधिकारियों ने क्रेन की मदद से मिट्टी हटाकर दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।